नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा क्योंकि सबसे बड़ी जो कुर्सी है वो फिलहाल खाली चल रही है। सबसे बड़ी कुर्सी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसे बैठाएंगे, चर्चा कई नामों की है। तेजस्वी यादव का भी इंतजार कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता। उन तमाम विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार किसे सौंपने जा रहे हैं सबसे बड़ी कुर्सी। देखिए, सबसे बड़ी कुर्सी जब हम कह रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सबसे बड़ी कुर्सी कौन सी। बिहार विधान परिषद की सभापति की जो कुर्सी होती है, सबसे बड़ी कुर्सी होती है। उच्च सदन है बिहार विधान परिषद, वो बड़ा सदन है और उसकी कुर्सी फिलहाल खाली है क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जो कि बिहार विधान परिषद के सभापति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वे सीतामढ़ी से सांसद हो चुके हैं, तो ऐसे में वो कुर्सी खाली हो चुकी है। वो सबसे बड़ी कुर्सी है सदन की, बिहार विधानमंडल की सबसे बड़ी कुर्सी है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। सबसे बड़ी कुर्सी तो खाली है ना फिलहाल, तो देखा जाए संवैधानिक रूप से तो ये ठीक नहीं है। बिहार विधान परिषद के सभापति की कुर्सी खाली है, ठीक ही आप कह रहे हैं। उच्च सदन है, 75 सदस्यीय सदन में सभापति तो होते ही हैं। विभिन्न प्रोटोकॉल में भी सभापति का एक स्थान होता है। अब जल्द सेशन भी बुलाना पड़ेगा, हाँ, मानसून सेशन भी होगा, मानसून। देखिए, विधान परिषद के सभापति की जो कुर्सी है, अभी तो उपसभापति भी कोई नहीं है। रामचंद्र पूर्वे थे तो उसके पहले ही वो सरकार में थे और जब उनकी सदस्यता समाप्त हुई तो वो कुर्सी भी खाली हो गई। एक परंपरा रही थी कि विपक्ष को भी वो जाया करता है। अब सभापति और उपसभापति दोनों की कुर्सी खाली है, मतलब जो उच्च सदन है आज की तारीख में हेडलेस है। हालांकि देखिए, अब तक विधान परिषद का जो इतिहास है 1952 से अब तक इस तरह का कई बार अवसर आया है कि सभापति की कुर्सी खाली रही है, मतलब उपसभापति भी नहीं रहा है। बहुत बार तो उपसभापति के ही माध्यम से वर्षों काम चलता रहा है। उपसभापति ही कार्यकारी सभापति हो गए हैं, अब वो काम चलता रहा है। और अब तक 25 कार्यकारी सभापति 1952 के बाद से विधान परिषद में हुए हैं। तो अब तो आपने ठीक ही कहा कि उच्च सदन के सभापति की कुर्सी देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफा से खाली हो गया है। सबसे बड़ी कुर्सी वही है। हाँ, अब भरा जाना है उसको। तो अभी कैसे भरा जाएगा, अभी तो चुनाव होगा नहीं, इसलिए कि काउंसिल सेशन में नहीं है। तो वो कुर्सी भरने के लिए अभी कार्यकारी व्यवस्था होगी, कार्यकारी सभापति की नियुक्ति की जानी है और वो मुख्यमंत्री का पसंदीदा व्यक्ति होगा जिसको वो राज्यपाल को कहेंगे सिफारिश के, हाँ, वो कार्यकारी सभापति नियुक्त हो जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि अब तक 25 कार्यकारी सभापति होंगे, अब वो सभापतियों की सूची में अब 26वां नाम किसी का जुटने वाला है। और एक सवाल ये है कि देखिए, अभी 2 सदन है ना यहाँ, बिहार विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो विधानसभा के अध्यक्ष अभी हाँ, वो बीजेपी के कोटे से हैं। तो स्वाभाविक है कि जदयू जो है वो परिषद में अपना कोटे का कोई सभापति बनाएगा। मतलब यहाँ जेडीयू का ही दबदबा। हाँ, जब जेडीयू के ही लोग को स्थान मिलेगा। बिल्कुल वही कह रहे हैं। नहीं, जदयू का जैसे विजय कुमारी चौधरी वहाँ थे तो यहाँ कोई बीजेपी कोटे का हुआ करते हैं। हाँ, तो ये मैंने ये कह रहे हैं कि गठबंधन में किस तरह की समझ से व्यवस्था चली आ रही है कि दोनों सदन में किसी एक में यदि बीजेपी का होता है तो दूसरे में जदयू का होता है। अब यहाँ जदयू के ही कोटे के थे देवेश चंद्र ठाकुर और उनकी जगह कोई जदयू के ही कोटे के किसी को कार्यकारी सभापति, ये एक सामान्य अभी जो जदयू और बीजेपी ने एक समझ बना रखी थी उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब अवधेश नारायण सिंह पूर्व सभापति हैं, उनके मुख्यमंत्री से बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं। 2 बार वो जो भी चर्चा होती है सत्ता के गलियारे में कि 2 बार जो वो चुनाव, अभी हाल के 2 चुनाव जो लड़े, तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही बदौलत, उनकी सहमति कहिए, उनका सहयोग कहिए, बीजेपी में रहते हुए भी उनको वो परिषद का चुनाव जीते थे। बहुत दिन परिषद के सभापति की वो लाइन में लगे थे, परिषद की सीट खाली रही थी। खासकर तारा कांझा जब सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद तो 42 दिन खाली रहा था। अब है कि सभापति, कार्यकारी सभापति होगा कौन है परिषद में जो चेहरा है। अभी तो रामबच्चन राय जी हैं, उनका भी नाम है, उनकी भी चर्चा है। वो विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य हैं। तो उम्र के हिसाब से एक है कि उम्र ज़्यादा है। आपको याद होगा कि पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे वो, और काफ़ी मतलब अपनी बातों को रखते हैं, कई एग्जाम्पल्स के साथ रखते हैं, उदाहरण के साथ। तो एक तो ये रही, अब उम्र का एक कारण हो सकता है। एक उनका नाम है, दूसरा नाम है गुलाम गौस का, प्रोफेसर गुलाम गौस। हाँ, उनकी भी चर्चा है और नीरज कुमार की भी चर्चा। अब यही 3 नाम जो है, MLC जो प्रवक्ता हैं, अब यही 3 नाम है। अब उसमें नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन ये बात सही है कि बिहार विधान परिषद के सभापति का पोस्ट खाली है। मतलब अब देखिए, बिहार में एक अजीब सी स्थिति रही है
कभी विधानसभा अध्यक्ष और उनकी भी कुर्सी बहुत दिन खाली रही। आपको याद होगा सदानंद सिंह अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। उस समय वहाँ भी कोई उपाध्यक्ष नहीं था, तो वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बगैर एक स्थिति आई थी कि सचिव भी अस्थायी नहीं था, कार्यकारी सचिव थे। लेकिन ऐसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है, इसमें जो सब इसलिए कि स्पीकर ही असेंबली में सर्वा होते हैं, अब विधान परिषद में उसी तरह सभापति होते हैं। ऐसी कुर्सी का खाली रहना ये कहीं ना कहीं जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, प्रणाली है, वो कमज़ोर होती है और सरकार जो भी सत्तारूढ़ है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बात तय है कि जब मानसून सत्र होगा उससे पहले ही कार्यकारी सभापति चुन लिए जाएंगे। देखिए ना, तो एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि जब विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव होता है तो नए अध्यक्ष के बनने तक स्पीकर की कुर्सी खाली नहीं रहती है। तो ये स्थिति है और ये तो अस्थाई सदन है विधान परिषद, इसका तो अस्थाई सदन है ना। तो मानसून सेशन में तो कोई ना कोई कार्यकारी ही व्यवस्था होगी, सेशन होगा तब चुनाव होगा, यदि चुनाव कराने की सरकार की इच्छा होगी। लेकिन कार्यकारी सभापति की भी नियुक्ति अभी आज तो 4 दिन अब हो गए, परिषद के सभापति का इस्तीफा का 4 दिन हो गया और वो अभी तक हुआ नहीं। कल भी आप देखिए कि कल छुट्टी रहेगी बकरीद की, अब वो कल भी नहीं होगा तो मंगल को होगा, बुध को होगा, फिर कब होगा देखना होगा। लेकिन आपने जो मुख्य तौर से नाम बताए, रामबचन राय का नाम लिया आपने, उसके अलावा फिर गुलाम गौस का नाम लिया और नीरज कुमार का लिया। लगता है कि सामाजिक सरोकार भी देखा जाता है कुर्सी पर बैठाने से पहले, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं ना। बिल्कुल, सामाजिक सरोकार, उनका व्यवहार, उनके अनुभव, सब कुछ देखा जाता है। शालीन स्वभाव के हैं। हाँ, देखिए पहले हारून रशीद थे, उपसभापति थे, सभापति की कुर्सी खाली हो गई तो बहुत दिन वो चले कार्यकारी व्यवस्था में। थोड़ी व्यवस्था ही जो है ना लचर पचर जिसको हम मानते हैं, सरकार को इसके प्रति संजीदगी दिखानी चाहिए। और सभापति स्पीकर का पोस्ट खाली रहे, ये तो अजीब सी बात होती है। और तीनों 3 समाज के है, रामबचन राय, धानुक है। आप वो करते रहिए ना भाई, ये मुस्लिम उसमें हाँ सामाजिक संतुलन और ये सब बैठाते रहिए, लेकिन कुर्सी खाली नहीं रहे, ये ध्यान रखना। ये एक बड़ी बात होती है। देवेश चंद्र ठाकुर का इस्तीफा तय था। देखिए, कोई एक सदन का सदस्य रहे और वो यदि दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है तो 14 दिन के अंदर उसको जिस दिन से नोटिफिकेशन होता है उसका इस्तीफा देना कानूनी मजबूरी है। तो बिहार से 4 एमएलए जीते हैं चुनाव, एमपी बने हैं, विधान परिषद के सभापति बने हैं एमपी, और 2 राज्यसभा के मेंबर बने हैं, मीसा भारती और विवेक ठाकुर। इस सबको 14 दिन के अंदर जो जिस हाउस के मेंबर थे उनको रिजाइन करना है। लगभग सबका रिजाइन हो भी चुका है। हाँ, सबों का रिजाइन हो गया है और वो अब सिर्फ उनकी जगह नई नियुक्ति होनी है, तो ये तो मनोनयन से होना है। हाँ, विधानसभा में जो 4 सीटें हुई उस पर उपचुनाव होंगे, कुछ महीनों में होगा ही। उसी तरह से राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई है उसके लिए भी उपचुनाव होंगे। इन सभा की भी एक सीट खाली हुई है, देवेश चंद्र, वो भी चुनाव होंगे। लेकिन अभी तो सभापति की कुर्सी खाली हो गई है, उपसभापति भी नहीं है, तो किसी की नियुक्ति अपेक्षित है, देखना होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जैसा जब सभापति की बात हमने की, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी ने फैसला ले भी लिया है, जेडीयू से उम्मीदवार बना दिया गया है पूर्णिया के रुपौली में, जहाँ से उपचुनाव हो रहे हैं। पहले तो बीमा भारती थी, अब इस बार उम्मीदवार बदल दिया गया है क्योंकि बीमा भारती आरजेडी में चली गई हैं। तो एसपी तक इंतजार कर रहे हैं सभी महागठबंधन के नेता। बीमा भारती भी पटना में ही हैं, जो पूर्व विधायक हैं। क्या रुपौली से उन्हें जगह मिलेगी या फिर कुछ नया ट्राई होगा, क्योंकि वो सीट सीपीआई की रही है 2020 में। अभी इस बार का जैसे पूर्णिया का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ पप्पू यादव के कारण, अब उसी संसदीय क्षेत्र में रुपौली भी है, जहाँ से बीमा भारती एमएलए थी जदयू की, अब वो रिजाइन की, उनकी के इस्तीफे से ये सीट खाली हो रही है। वो राजद की कैंडिडेट बनी थी और पूर्णिया का क्या रिजल्ट आया वो आपसे छिपा नहीं है कि बीमा भारती पिछड़ गई, वो 3रे नंबर पर चल गई, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। अब उपचुनाव हो गया, 10 जुलाई को चुनाव होगा। उसमें जदयू ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय थे, मंडल जी, उनको उन्होंने घोषित कर दिया है। अब वहाँ बीमा भारती होंगी या उनके हस्बैंड अवधेश मंडल होंगे। नहीं, अगर क्या लगता है, मतलब बीमा भारती को अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है तो अवधेश मंडल तो पक्का खड़ा होंगे। नेचुरल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है। बीमा भारती को राजद निश्चित रूप से उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं इफर्ट लगा हुआ है, तो अवधेश मंडल कब चुकने वाले हैं। दूसरी ओर उधर एक और प्रोग्रेस हो गया है कि उसी क्षेत्र से रुपौली से कभी शंकर सिंह एक बार एमएलए हुए थे, पूर्व विधायक 2005 में फरवरी में। फरवरी में
अब वो उन्होंने वो लोजपा रामविलास पार्टी से जुड़े थे और अब गठबंधन धर्म के कारण वहाँ जदयू की वो सीट रही है तो उनको टिकट मिलता नहीं, तो उन्होंने कल रिजाइन कर दिया और उन्होंने घोषणा कर दी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार अब वो रुपौली में न सिर्फ 2 बाहुबलियों की धूम होगी, एक तरफ अवधेश मंडल होंगे, चाहे उनकी बीमा भारती पत्नी लड़ें या वो खुद लड़ें, और उधर कलाधर मंडल है। कलाधर मंडल तो जदयू के उम्मीदवार बनाए गए हैं जी। और फिर उधर जैसा मैंने आपसे कहा कि शंकर सिंह उम्मीदवार होंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शंकर सिंह ने कहा कि भाई वहाँ निर्दलीय जिस तरह से पप्पू यादव चुनाव जीते हैं, हम लोग भी इंस्पायर्ड हैं उनसे। और अब उसी रुपौली जो सीट के लिए, असेंबली सीट के लिए चुनाव होंगे, तो पप्पू यादव का क्या रोल रहेगा? स्वाभाविक रूप से पप्पू यादव तो वहाँ के सांसद हैं। हाँ, बीमा भारती की जीत तो देखना नहीं चाहेंगे या उनके हस्बैंड की, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल होगा। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। और कल शंकर सिंह ने कह दिया कि भाई हम तो उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनकी पत्नी जिला पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग तो उनसे संपर्क भी करेंगे। तो कुल मिला कर अब तेजस्वी का या लालू जी के फैसले का इंतज़ार है कि राजद से उम्मीदवार वो बीमा भारती को बनाती हैं या फिर और क्या फ़ैसला लेती हैं। एक बात तय जान लीजिए, यदि बीमा भारती को उम्मीदवार यदि वो नहीं बनाई गई तो अवधेश का मंडल का तो लड़ना तय है, वो तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो फिर निर्दलीय वहाँ 2-2 हो जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बार फिर बीमा भारती के इस्तीफे जो सीट खाली हुई है उसका जो उपचुनाव 10 जुलाई को होगा, बड़ा दिलचस्प हो देखना गया होगा तेजस्वी क्या कहीं ये सीट सीपीआई को न दे दे, क्योंकि 2020 में वहाँ सीपीआई ही लड़ी थी। सीपीआई भी दावा कर रही है, 2 बार सीपीआई का विधायक वहाँ जीता है, तो सीपीआई भी दावा कर रही है। रामनरेश पांडे का वो जो राज्य के सचिव हैं सीपीआई के, उनका भी देखा बयान आया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब जदयू की जीती हुई सीट थी, बीमा भारती राजद में आई हैं और कई बार 4-5 बार वो विधायक वहाँ से रही हैं, तो उनकी तो मजबूत दावेदारी बनती है। लेकिन अभी फैसला लेना है राजद को। हाँ, तेजस्वी यादव का इंतजार भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए अभी वो पटना में है नहीं, इंतजार हो रहा है। नीतीश कुमार भी क्या फैसला लेते हैं ये भी देखना होगा। तेजस्वी यादव जब पटना लौटते हैं क्या फैसला लेंगे ये भी देखना होगा। नीतीश कुमार ने तो फैसला ले लिया अपने हाँ, उम्मीदवार का कलाधार मंडल को घोषित कर दिया। बड़ी कुर्सी की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, सभापति की कुर्सी। सभापति के पद पर किसे वो बिठाएंगे देखना होगा। जेडीयू किसका नाम आगे करती है देखना होगा, क्योंकि फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।